स्टूडेंट्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस किसको कहते हैं और इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं। ठीक है, और हम लोग बेसिकली देखिए कंसिस्टेंट के अंतर्गत जो सॉल्यूशन आता है वो दो टाइप का होता है, एक तो यूनिक सॉल्यूशंस होता है और दूसरा मेनी सॉल्यूशंस होता है। और इनकंसिस्टेंट के अंतर्गत एक आता है फॉर्म जो कि क्या होता है, नो सॉल्यूशंस वाला। तो हम लोग ये भी समझेंगे कि नो सॉल्यूशंस क्यों होता है, मेनी सॉल्यूशंस क्यों होता है और यूनिक सॉल्यूशंस क्यों होता है, इस चीज के बारे में भी अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अगर कंसिस्टेंट कहता है, अगर कोई सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस कहता है, ठीक है, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एटलीस्ट किसी भी गिवन इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन आए, एक से ज्यादा आए डजंट मैटर, लेकिन कम से कम एक आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या कहेंगे, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल वे में समझने का, क्योंकि देखिए बुक में स्टेटमेंट वगैरह सब गिवन होता है, जितना भी डिफिनेशन है वो सारा गिवन होता है, बस आपको समझाना मेरा उद्देश्य है। ठीक है, आप समझ जाए वो बेहतर है। तो ये तो मैंने बता दिया कि अगर कोई सिमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया, दो इक्वेशन दिया गया एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन इक्वेशन, और अगर उसका इक्वेशन में सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं और एक सिंगल सोल्यूशन आ रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन। हालांकि हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी ये चीज को समझने का प्रयास किए हैं, हालांकि अभी उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और अगर दूसरा हम बात करें तो एक दूसरा जो है वो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट कब कहेंगे, तो नो सॉल्यूशंस वाले केस में। ठीक है, नो सॉल्यूशन वाले केस में अगर कोई इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा तब हम उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए नो सॉल्यूशन कब आएगा या फिर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन कब आएगा, मतलब कि किसी भी इक्वेशन को देख करके आप ये कैसे जज कर सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड द गिवन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन मान लेते हैं 1, और एक होता है a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमारे पास तीन कंडीशन एक आएगा। ठीक है, एक तो हमारा आ जाएगा यूनिक, ठीक है, सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा क्या आएगा, दूसरा हमारे पास आएगा मेनी सॉल्यूशन, और तीसरा क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। तीसरा क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। अब ये कैसे हम लोग जज करेंगे, अब देखिए ये हमको पता चल जाएगा कि गिवन जो इक्वेशन है, मतलब ये जो दो इक्वेशन है, अगर वो यूनिक सॉल्यूशन है मतलब एक सॉल्यूशन तो दे रहा है ना, मतलब कि कंसिस्टेंट। मेनी सॉल्यूशन अगर आ रहा है तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट, बिकॉज वहां पे भी तो एक सॉल्यूशन है ना, और नो सॉल्यूशन मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो हम लोगों को अगर ये तीनों पता चल जाए कि गिवन इक्वेशन किससे रिलेट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है या मेनी सॉल्यूशन दे रहा है या नो सॉल्यूशन दे रहा है, तो हम ये बता सकते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो हम इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो यूनिक सॉल्यूशन में अगर हमारे पास गिवन इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो, और यहां पर क्या हो, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो। ठीक है ना, ये दोनों का रेशियो आप फाइंड आउट करिए। ठीक है ना, सेम प्रोपोर्शन में ना हो, ठीक है, तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए अगर ऐसा है तो एक चीज आप और पढ़े हुए हैं कि x इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2। ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1, x का वैल्यू होता है और y का वैल्यू क्या होता है, c2 a1 माइनस c1 a2। ठीक है,
डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ये हमारा होता है सोल्यूशन। ठीक है, ये C1 कर दीजिए, इसको C1 मैं उल्टा कर दिया हूँ। ठीक है, ये A1 C1 A2 और ये हो जाएगा C2 A। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है, तो ये तो आपको पता है कि ऐसा होता है। लेकिन अगर यहाँ मेनी सोल्यूशन है तो मेनी सोल्यूशंस को भी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से अगर बनाएंगे तब भी तो हमारा सोल्यूशन वही आएगा ना। मतलब कि यहाँ पर केस क्या देखेंगे कि when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। लेकिन देखिए आपको बस रेशियो फाइंड आउट करना, रेशियो फाइंड आउट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करना बड़ा इजी है। आप ये तीनों का रेशियो फाइंड आउट करिए, तीनों अगर इक्वल आ रहा सिंपलेस्ट फॉर्म में तो हम कह देंगे कि कंसिस्टेंट बिकॉज दिस गिवन इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो खैर हो गया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम इजीली फाइंड आउट कर लिए। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर यहाँ से भी बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें तो x का वैल्यू तो हमारा सेम आएगा, x एंड y। ठीक है, तो x और y का वैल्यू तो इसी तरीके से हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फिर हम इसको मेनी सोल्यूशन क्यों कहेंगे, इसको यूनिक सोल्यूशन क्यों कहेंगे? बात तो यहाँ क्वेश्चन तो अराइज होता है। लेकिन इस चीज को समझने से पहले हम लोग नो सोल्यूशन वाले केस को भी देख लेते हैं। और नो सोल्यूशन वाले केस में क्या होता है, a1 by a2 is equal to b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। ठीक है, लेकिन वो c1 by c2 के इक्वल ना हो। ठीक है, ये तीनों तो देखिए, अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करना तो यूनिक सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन देख लीजिए, अगर ये फुलफिल हो रहा है तो हम कह देंगे यूनिक सोल्यूशन, और यूनिक सोल्यूशन मतलब कंसिस्टेंट। अगर मेनी सोल्यूशन आ रहा मतलब a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 अगर एक सेम प्रोपोर्शन में हो तब भी हम कहेंगे कंसिस्टेंट। बट अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2 हो तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन बिकॉज देयर इज नो एनी सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b2, यहाँ पर a2 होगा b1, ये आया। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, अगर हम ये दोनों को कंपेयर करें मतलब b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है, तो हम ये लिख सकते हैं b1 c2 इज इक्वल टू c2 b1 या c1 b2, ये हो सकता है ना, या फिर इसको इस तरीके से लिख दीजिए ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होता है। तो b1 c2 इज इक्वल टू b1 c2 इज इक्वल टू b2 c1, और b1 c2 देखिए तो b1 c2 और b2 c1 ये दोनों माइनस के फॉर्म में है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा इसी प्रकार से 0। तो अब यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि x का वैल्यू तो नॉट डिफाइन आ रहा है। अगर ऐसा कंडीशन हो तो x का वैल्यू तो नॉट डिफाइन है, फिर भी हम लोग क्या कह रहे हैं कि मेनी सोल्यूशन। तो मेनी सोल्यूशंस के लिए क्या कहते हैं, देखिए अब यहाँ से आप दिमाग नहीं लगा सकते हैं कि ये मेनी सोल्यूशन क्यों हो रहा है, यूनिक सोल्यूशन क्यों हो रहा है, नो सोल्यूशंस क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो देखिए इसके ग्राफ से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि द गिवन सिमल्टेनियस इक्वेशन एज यूनिक, मेनी और नो सोल्यूशन। तो जब इसका आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो इसका ग्राफ जो होगा वो इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इसका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, आप ग्राफ बहुत सारा बना भी चुके हैं, इसका ग्राफ किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसका ग्राफ अब जब बनाएंगे तो इसका ग्राफ जो होगा वो कंसाइड करेगा। ठीक है, कंसाइड करेगा या फिर हम कहें ओवरलैप करेगा। ठीक है, ओवरलैप करेगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे पर एग्जिस्ट करेगा। और जाहिर सी बात है अगर एक ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो ये ग्राफ है, ठीक है ये ग्राफ है, और इसी पर दूसरा भी कंसाइड कर रहा है, मतलब दोनों का ग्राफ इसी पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो मेनी सोल्यूशन होगा। और नो सोल्यूशन पैरेलल के केस में आता है। अगर ऐसा कोई है और दोनों लाइन कुछ एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कि डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, और कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे,
अगर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हम क्या कहेंगे, ये मान लेते ये ओरिजिन है और ये दोनों साइड में, तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि इट हैज नो सोल्यूशन, और नो सोल्यूशन मतलब कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं होमोजेनियस के बारे में। ठीक है, कि ये होमोजेनियस क्या होता है, जो कि आपके मतलब लास्ट में इसी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले दिया गया है, तो उस चीज को भी थोड़ा बहुत हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगर उसको देखा जाए तो दिया गया है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, होमोजेनियस, ठीक है, NEOUS, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चलिए यहाँ मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर मतलब फॉर्म यहाँ पे बतला रहा है कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ c का वैल्यू इन बोथ इक्वेशन 0 हो, तब इसको हम किस कंडीशन में कंसिस्टेंट कहेंगे और किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट कहेंगे, इस चीज के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि पहला में यूनिक सोल्यूशन का क्या कंडीशन था, यूनिक सोल्यूशन का क्या कंडीशन था, यूनिक सोल्यूशन में हम बोले थे कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और दूसरा हमारा मेनी सोल्यूशन में क्या था, मेनी सोल्यूशन में क्या था, इक्वल होना चाहिए, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, लेकिन यहाँ पर c1 या c2 का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, तो बस हम ये दोनों ही देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो था, जो नो सोल्यूशन वाले केस में वहां पर C1 और C2 भी इक्वल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो C1 बाई C2, क्योंकि B1 बाई B2 अगर 0 आएगा तब ना, क्योंकि देखिए सिंपल सा C1 बाई C2 अगर निकाले तो C1 बाई C2 इज इक्वल टू 0 बाई 0, 0 बाई 0 ये नॉट डिफाइन है ना, तो वो तो मेनी मतलब नो सोल्यूशन वाला केस ही नहीं यहाँ पे आ रहा। बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कहेंगे व्हेनेवर C1 एंड C2 बोथ आर 0। ठीक है, तब उसको हम कहेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो करने वाले हैं वो एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।